फिर से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, श्वसन तंत्र। देखो श्वसन तंत्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे उसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इतना जानते थे कि श्वसन क्या होता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, श्वसन। जबकि ये इसका पूर्णतः परिभाषा नहीं है। इसका पूर्णतः परिभाषा क्या है, वायु को शरीर के अंदर लेना है, ग्लूकोज को तोड़ना है और CO2 को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना। वैसा प्रक्रिया जिसमें वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है और ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन केवल यहाँ तक। आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़े होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लिए थे, उसको हम लोग केवल यूज नहीं कर पा रहे थे, तब हम लोग एब्जॉर्ब करके, जिस प्रकार से आप खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जाते हैं सब्जी को काट के सब्जी को धो देते हैं, फिर पानी लाते हैं बाल्टी से, मतलब फिर गैस को मतलब पोंछते हैं, उसके बाद उस पर चढ़ाते हैं ना। श्वसन भी वही प्रक्रिया है कि चूल्हा है। श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, चूल्हा है, जिसमें हम लोग ग्लूकोज को पकाएंगे। ग्लूकोज को क्या करेंगे, पकाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा मिल जाएगा। तो हम लोग श्वसन का शुरुआत करते हैं। श्वसन का शुरुआत हम लोग के शरीर में कहाँ से होता है, नाक से होता है। कहाँ से होगा, नाक से। नाक होते हुए कहाँ चला जाएगा, नासिका कपाट में। नासिका कपाट के बाद कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ पे चला जाएगा, कंठ में। कंठ के बाद ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, वायुकोष्ठ में। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि श्वसन के क्रिया में मदद करने वाले सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन के क्रिया में मदद करने वाले सभी अंगों के समूह क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं, वायु को शरीर के अंदर लेना और ग्लूकोज को तोड़ना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन अंगों का नाम लिखिए, तो श्वसन अंगों का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, श्वसन नासिका द्वार से। नासिका द्वार कितना होगा, 2 होगा। हम लोग के नाकों में 2 छेद होता है जिसे हम लोग नासिका द्वार कहते हैं। तो नासिका द्वार के बाद कहाँ चला जाएगा वायु, नासिका कपाट में। नासिका द्वार में क्या मिलेगा आपको, बाल मिल जाएगा। नासिका द्वार में क्या मिल जाएगा, बाल। बाल का काम क्या है, वायुमंडल में जो उपस्थित धूलकण है उसको क्या करना है, रोकना है। उसके बाद अब थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो नासिका कपाट, जो ये मतलब ठोस वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं नासिका कपाट। और नासिका कपाट में ही क्या रहता है, म्यूकस रहता है, जो क्या कर लेता है कि वायुमंडल से गर्म हवा को या तो ठंडा कर देगा या उसमें उपस्थित कण, जो हम लोग के शरीर नाक के बाल नहीं रोक पाया, जो हम लोग के नाक का बाल क्या कर दिया, उस धूलकण को नहीं रोक पाया, उस धूलकण को क्या करेगा, वो अपने में सटा लेता है और वायु को अंदर जाने देता है। तो अब वो वायु कहाँ आ गया, ग्रसनी में। कहाँ पे आ गया, आपको भी पता है ग्रसनी से 2 नली चली जाती है, एक श्वास नली चली जाती है और एक क्या चला जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन जाता है, श्वास नली में क्या जाएगा, हवा जाएगा। तो ये जो श्वास नली होता है ना, वहाँ पे भेजने का काम कौन करता है कि ये ग्रास नली में जाएगा, ये श्वास नली में जाएगा। तो यहाँ पे एक चौराहा पुलिस, यानी कि ये मतलब एक ढक्कन रहता है, जिस ढक्कन का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। तो अब एपिग्लोटिस का काम क्या हो गया, एपिग्लोटिस पहचान लेता है कि वायु को वायु नली में भेजना है, भोजन को भोजन नली में भेजना है। जैसे ही वायु आएगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, भोजन नली को ढक देगा, वायु नली को खुला कर देगा। जैसे ही भोजन आएगा तो वायु नली को क्या कर देगा, ढक देगा और क्या कर देगा, ये आपका ये भोजन नली को क्या कर देगा, खुला कर देगा। तो ये जैसे ही हवा चला गया ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ये क्या एपिग्लोटिस के किस कहाँ भेज देगा, उसे श्वास नली में। कहाँ भेज देगा, श्वास नली में। और ये श्वास नली जो होगा ना, श्वास नली में भेज देगा। तो श्वास नली के बाद यहाँ पे आपको कंठ मिलता है। क्या मिलता है, कंठ। यहाँ पे जो आप इसको दाबिए, देखिए आवाज आपका भारी लगेगा, दावे हैं कभी, इसको दाबिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे जो यदि आदमी का उठ जाता है, यहाँ पे एक उठता है ढक्कन सा, देखिएगा बड़ा आदमी जो बड़ा हो जाते हैं, जिसकी अब नहीं वृद्धि होगी, वहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे एक उभरा सा रहेगा, जिसको कंठ मणि कहते हैं। वो निकल गया, मतलब यदि बड़ा हो गया तो आदमी, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। इसको जब दाबिएगा तो आवाज आपका नहीं निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। अब इसके बाद वायु चला जाएगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया में देखिएगा तो ट्रेकिया में सी कार्टिलेज नाम का हड्डी होता है। कौन सा उपास्थि होता है, सी कार्टिलेज। अब ये सी कार्टिलेज का, सी का मतलब होता है हाफ बलय। क्या होता है, हाफ बलय। ये पूर्णतः गोल नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा। क्या रहेगा, हाफ। और ये कार्टिलेज जो होता है ना, वो पूर्ण बलय होता है। कैसा बलय होगा, तो सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे हम डालते क्यों है इस ट्रेकिया में ये सी कार्टिलेज उपास्थि क्यों डाल रहे हैं, तो बाबू सी कार्टिलेज को इसलिए डाले हैं कि यदि आप मांस को देखिएगा तो यदि हम लोग ऐसे छोड़ देंगे तो मांस अपने में चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। कभी भी आप चिकन मीट उट को लाइएगा ना, कागज पे रख दीजिएगा, ऐसा चिपकेगा, निकल नहीं सकता वो जल्दी। निकालते आपका बहुत समय चला जाएगा। ये इसको चिपकने से बचने के लिए यहाँ पे कौन सा उपास्थि डाले हैं, सी कार्टिलेज। कौन सा, सी कार्टिलेज नाम का सी। उसके बाद ये वायु कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकाई में। कहाँ पे चला जाएगा, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है ना, ट्रेकिया आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं,
ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहेंगे ब्रोंकियोल। एक ब्रोंकाई चला जाता है दायां फेफड़ा में और एक ब्रोंकाई चला जाता है बायां फेफड़ा में। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के देखिए कई सारे शाखा में बढ़ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के ऊपर गोल गोल जो संरचना आप देख रहे हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं वायुकोष्ठ कहते हैं। बाबू ये फेफड़ा का सब ये लास्ट हिस्सा होता है वायुकोष्ठ। ये क्या होता है बाबू? लास्ट हिस्सा। इसके बाद हम लोग के शरीर में ब्लड आता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। ब्लड में क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसका एक काम है, किसको पकड़ लेना है? ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है? ऑक्सीजन को। वो केवल ऑक्सीजन को चिपकाता है। आगे बताएंगे हम लोग कि वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस होता है, उसे भी चिपका लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लड। क्या आ जाएगा? ब्लड। अभी एक आप वायु कोष्ठ को लीजिएगा, मतलब ये आपका वायु कोष्ठ है। इसमें आप देखिएगा ऐसा ऐसा संरचना होता है, ये इसको कहते हैं ब्लड कैपिलरी की जाल। इसे क्या कहेंगे? ब्लड कैपिलरी की जाल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड। और ब्लड में भी क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बाबू? ऑक्सीजन को अपने में चिपका लेता है। जिस प्रकार से चुंबक का काम है लोहा को अपने में चिपकाना, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपकाना। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन को क्या करेगा? चिपका लेगा और उसे कहाँ भेज देगा? कोशिका के अंदर भेज देगा। कहाँ भेज देगा? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे कोशिकीय शोषण होगा। फिर से हम लोग समझते हैं शोषण जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? नाक से होता है। कहाँ से होगा? नाक से। नाक में सबसे पहला तो शोषण का प्रकार आता है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं या फिर क्या करते हैं हम लोग? सांस छोड़ते हैं। तो जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका क्या नाम है? श्वासोच्छ्वास। क्या नाम देंगे? श्वासोच्छ्वास नाम देते हैं। श्वास ये एक शोषण, ये पूर्णतः शोषण नहीं है, ये केवल फेफड़ा तक ही होता है। कहाँ तक होगा? ये फेफड़ा तक ही। फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से आएगा। तो एक हो गया श्वासो, दूसरा क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। एक होता है श्वासो और एक होता है उच्छ्वास। दूसरा हम इसको एक और नाम देते हैं, एगो का नाम देते हैं निःशोषण, निःशोषण, और एगो का नाम देते हैं निःशोषण। क्या नाम देते हैं? निःशोषण। एगो को का शोषण, इसको कहेंगे इनहेलेशन। क्या कहेंगे? इनहेलेशन। उसको क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। क्या कहेंगे? तो हम लोग देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। एगो श्वासो हो गया, एगो क्या हो गया? उच्छ्वास हो गया। श्वासो उच्छ्वास में इस श्वासों को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसको कहते हैं निःशोषण। क्या कहते हैं? निःशोषण। और उच्छ्वास को हम लोग क्या कहते हैं? निःशोषण। हो लगना चाहिए। क्या होगा ये? निःशोषण। अब किसी भी चीज को अंदर लेना इन कहलाता है ना। आप कहते हैं ना मैं आई कम इन, मतलब हम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पूछते हैं ना। तो इन का मतलब हुआ अंदर आना। तो अंदर आने को मतलब क्या कहेंगे? इनहेलेशन। छोड़ने को क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। इसमें हम लोग सांस लेते हैं, क्या करेंगे बाबू? सांस लेंगे। और इसमें सांस क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो हम लोग श्वसन का एक भाग देख लिए, क्या? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहाँ तक होगा? केवल व केवल फेफड़ा तक। आगे चलते हैं हम लोग श्वसन का प्रकार देख लेते हैं। श्वसन जो होता है एक बाह्य प्रकार होगा, एक आंतरिक प्रकार होगा, कोशिकीय श्वसन जिसे हम लोग कहेंगे। शोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो बाह्य शोषण, एगो क्या हो जाएगा बाबू? आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण को ही हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये कहाँ तक होगा बाबू? ये होगा फेफड़ा तक। कहाँ तक होगा? फेफड़ा तक। आंतरिक शोषण को हम लोग कोशिकीय शोषण कहते हैं। कौन सा शोषण कहते हैं? कोशिकीय शोषण। हम लोग कोशिकीय शोषण को अध्ययन नहीं करेंगे, ये श्वासोच्छ्वास का अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? श्वासोच्छ्वास के बारे में आपको बता दिया गया। अब आपको कौन सा शोषण करना है? कोशिकीय शोषण के बारे में। देखिए यदि हम लोग ग्लूकोज को कोशिका के अंदर तोड़ते हैं तो उसे हम लोग कौन सा प्रक्रिया करते हैं? कोशिकीय शोषण। ग्लूकोज को कहाँ लेके जाके तोड़ना है? कोशिका के अंदर। मतलब ये जो रहता है फेफड़ा तक, उसके बाद हीमोग्लोबिन आया था, क्या किया था? ऑक्सीजन को लेके चला गया था, और वो जितने भी कोशिका है सभी कोशिका में पहुंचा देगा। किसको पहुंचा देगा बाबू? O2 को पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? O2 को। अच्छा एक बात समझ लीजिए, जब ब्लड में O2 मिल जाता है तो उसे शुद्ध ब्लड करते हैं। कौन सा ब्लड कहेंगे? शुद्ध ब्लड। अब ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब छानने का काम किडनी का है। छानने का काम क्या है? किडनी का। लेकिन शुद्ध किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। शुद्ध किसके वजह से होगा? ऑक्सीजन की वजह से। अब ये कोशिकीय शोषण भी 2 प्रकार के। कोशिकीय शोषण भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। एगो हो जाएगा ऑक्सी और एगो क्या हो जाएगा? अनऑक्सी। एरोबिक और एनारोबिक।
चलिए ऑक्सी शोषण क्या होता है? वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे कौन सा शोषण कहेंगे? ऑक्सी शोषण। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो उसे कौन सा शोषण कहेंगे? अनऑक्सी शोषण। O2 नहीं रहेगा, इसमें O2 रहेगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी शोषण बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी शोषण कहाँ पे रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अनऑक्सी शोषण कहाँ पे होगा? अनऑक्सी शोषण कहाँ पे होगा? जीव द्रव में होगा। कहाँ पे होगा? जीव द्रव, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो ऑक्सी शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनऑक्सी शोषण कहाँ पे होगा? जीव द्रव में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। कौन सा चक्र कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र खोज क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसका खोज भी क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव में जो चलता है ना उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। चलिए सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास को हम लोग एक और नाम देंगे। कौन सा शोषण देंगे? बाह्य शोषण। शोषण का दूसरा पार्ट क्या होता है? आंतरिक शोषण, जिसे हम लोग कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। कोशिकीय शोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक ऑक्सी शोषण और एक अनऑक्सी शोषण। वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी शोषण। वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? अनऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण कोशिका के किस भाग में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलेगा? क्रेब्स चक्र। अनऑक्सी शोषण कहाँ पे होगा? जीव द्रव में। और यहाँ पे जो चक्र चलता है उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। अब समझिए ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण के बारे में। क्रेब्स चक्र में आपसे पूछा जाएगा कि कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप एक ही चीज याद रखिएगा, ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जाना जाएगा? ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? ग्लूकोज को। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो जब वायु कहाँ आ गया? अब फेफड़ा में आ गया। फेफड़ा में आया, कहाँ पे आ गया? फेफड़ा में। देखिए एक चीज आज समझ लीजिए कि एक आपका दायां फेफड़ा होता है, एक कौन सा फेफड़ा होता है? मानव में कितना जोड़ा फेफड़ा? 1 जोड़ा। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। संख्या में पूछागा तब ने आपसे 2 बोलना है। जोड़ा में पूछेगा तो जो 12 का दर्जन 2 का क्या होता है? जोड़ा होता नहीं होता है। ये वाला आपसे जोड़ा में पूछा तो 1 और ऐसे पूछा तो 2। दायां फेफड़ा अमूमन बायां फेफड़ा से बड़ा होता है। दायां फेफड़ा अमूमन बायां फेफड़ा से क्या होता है? बड़ा। दायां फेफड़ा को देखिएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और बायां फेफड़ा को देखिएगा तो थोड़ा सा छोटा मिलेगा। अब ये बायां फेफड़ा जो होता है कुल फेफड़ा का कितना % भाग होता है? 56%। और ये जो ये बायां फेफड़ा होता है वो कितना रहेगा? 40%। दायां फेफड़ा कितना % और बायां फेफड़ा कितना %? 40%। अब इसके छोटा होने के कारण क्या होता है? आप इसके बीच में क्या है? दिल दिख रहे हैं ना आपको? क्या है ये? दिल। और ये दिल जो है ना किस फेफड़ा की ओर झुका हुआ है? बायां फेफड़ा की। किधर झुका हुआ है? देखिए ये थोड़ा सिकुड़ गया है, थोड़ा सा नहीं सिकुड़ गया है, ऐसे नहीं हो गया है। अब ये जो ऐसे हुआ है इसी में ये कितना % काट लिया है? 4%। ज्यादा का अंतर नहीं है। कितना % काटा है? 4%। 4% ये दिल के वजह से हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा आपका दिल हृदय किधर झुका हुआ रहेगा? किस फेफड़ा की तरफ? बायां फेफड़ा की तरफ। बायां फेफड़ा के छोटा होने के कारण भी दिल है। क्या है? दिल है। आशिकों को पिटाने का कारण भी क्या है? दिल है। नहीं, आशिक किस वजह से पिटाएगा? दिल के वजह से। इसी में सारा संसार छुपा हुआ रहता है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? एगो झिल्ली घुसेले हम कहाँ पे? फेफड़ा के ऊपर, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। कोशिका के ये फेफड़ा के ऊपर के झिल्ली को क्या कहेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। उसके नीचे में वो है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम शोषण का पार्ट नहीं है, वो शोषण की क्रिया में वो मतलब कि फेफड़ा को उठाने बैठाने का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? उठाने बैठाने का। ये इतना कमजोर है कि ये अपने से चल फिर भी नहीं सकता है। इसे उठाने बैठाने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम का काम केवल क्या हो गया बाबू? सांस लेने और छोड़वाने में मदद करना। क्या होता है जब सांस लेते हैं हम लोग? क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लीजिए तो, लिए ना सांस। अब ये क्या हो गया? वो दब गया। डायफ्राम क्या हो गया? दब गया। धीरे धीरे छोड़िए तो अब ये डायफ्राम क्या करेगा? उसे उठा देगा। डायफ्राम क्या करेगा? उठाएगा, तब ना निकलेगा। तो डायफ्राम क्या करता है? जब लेते हैं तो दब जाता है, जब छोड़ने का मन होता है तो उठा देता है। यदि ये आप मतलब ये डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, आप सांस ले लिए, अब वो निकलवे नहीं करेगा। आप मुंह से ऐसे ऐसे कर करके निकालते रहिए, वो नहीं निकलेगा। कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। कितने आप मुंह से निकालोगे? जब तक उधर से दम नहीं लगा हाँ करेंगे तो कैसे निकलेगा? तो ये इसका भाग हो जाता है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं। और शोषण के जो आंतरिक भाग था कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण में चलते हैं। सबसे पहला भाग था कौन सा शोषण? ऑक्सी शोषण। कौन सा शोषण?
ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण कहाँ पे होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा चक्र चलता था? पेरेस चक्र चलता था। अब यहाँ पे क्या होता था बाबू? ग्लूकोज का विखंडन होगा। ग्लूकोज का विखंडन किसके कब होगा? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6O6 प्लस क्या लगा देंगे? O2 लगा देंगे। तब यहाँ पे एक रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? CO2 प्लस ATP। क्या देगा? ATP। अब इससे पहले हम लोग के शरीर में एक शोषण चल रहा होता है जिसे कहेंगे अनॉक्सी शोषण। क्या कहेंगे? अनॉक्सी शोषण। अनॉक्सी शोषण। अब जब अनॉक्सी शोषण होता है ना बाबू, मतलब C6H12O6 ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटेगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में नहीं आज कर दूंगी। C6H12O6। अब ये जो C6H12O6 ऑक्सीजन के कब टूट रहा है? अनुपस्थिति में। O2 यहाँ पे है नहीं। O2 यहाँ पे क्या नहीं है? है नहीं। तब ये क्या बनाएगा बाबू? ये बनाएगा 2 पायरुविक अम्ल। क्या बनाएगा? 2 पायरुविक। सबसे बड़ा बात होता है यही, 2 पायरुविक अम्ल। और क्या बना देता है? 4 ATP। कितना ATP? 4 ATP। लेकिन कोई भी चीज कीजिएगा तो उसमें ऊर्जा लगता है, नहीं लगता है? ये पूरा प्रोसेस चलते चलते 2 ATP खत्म। 2 ATP क्या हो गया? खत्म। 2 ATP खत्म। बचा क्या ATP? 2। तो अब बच गया 2 ATP ऊर्जा और 2 पायरुविक अम्ल। 2 ATP ऊर्जा और 2 पायरुविक अम्ल। और 1 पायरुविक अम्ल बराबर कितना होता है? 18 ATP। 1 पायरुविक अम्ल बराबर कितना ATP? 18 ATP। आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट चक्र में मुख्य रूप से कौन टूटता है? तो पायरुविक अम्ल टूटता है। कौन अम्ल टूटेगा? पायरुविक अम्ल। ग्लूकोज लिखे हैं लेकिन मुख्य रूप से कौन टूट रहा है? पायरुविक अम्ल। तो 1 पायरुविक अम्ल में कितना? 18। 2 पायरुविक टूटेगा तो कितना? 36। कितना हो जाएगा? 36। 2 ई वाला है तो प्लस 2 तो कितना? 38। आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका ये ऑक्सीशोषण में कितना ATP का निर्माण होता है? 38। अब देखो सौसा कम सब कम किया के अनॉक्सीशोषण कहाँ पे हो गया? अनॉक्सीशोषण। ये कहाँ पे हुआ था? जीव द्रव्य में। कहाँ पे हो गया था? जीव द्रव्य में। सब कम किया, कोई मजा लेके कोई चल गया, नहीं चल गया। अरे मजा का मतलब ये पायरुविक अम्ल कहाँ पे बना? ये जीव द्रव्य में। कहाँ पे बना? जीव द्रव्य में, अनॉक्सीशोषण में। 2 ATP बना के दे दिया। लेकिन कोशिका के रूप में मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको जाना जाता है? अब इसको केवल तोड़ा है। कितना ATP बनाया है? बनाया तो सब चीज यही था ना, ये केवल बना दिया है तो ये 38 ATP हो गया। सब काम रहता है कार्यकर्ता का, लेकिन नाम होता है मिस्त्री का, रहता है ना। तो यही होता है कि बेटा लालटेन बाप पावर हाउस, मतलब बाप लालटेन बेटा पावर हाउस। ये क्या था? ये पावर हाउस इसको होना चाहिए था, बना दिया इसको। तो आपको याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ऊर्जागिरी, शक्तिगिरी, जो बोल दीजिए। अब उसके बाद की अनॉक्सीशोषण में कितना पायरुविक अम्ल? 2 पायरुविक अम्ल। 1 पायरुविक अम्ल का कितना होता है? 18 ATP होता है। इतना आपको कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हम लोग। बैठो ना, सब कोई बैठो, क्लास चलते रहेगा। देखिए हम लोग के शोषण में, बैठते जाओ, हम लोग के शोषण में ऑक्सीजन का क्या होता है? आवश्यकता होता है। किस चीज का आवश्यकता होगा? ऑक्सीजन का। बाबू हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होने के कारण हम लोग इस शोषण का नाम क्या, कौन सा, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीजन के कारण इसे कौन सा प्रक्रिया, कौन सा विक्रिया चलता है यहाँ पे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा विक्रिया? ऑक्सीकरण। जब आप ऐसे करके आप सांस लीजिए कस के और यहाँ पे कीजिए, आप थोड़ा सा गर्म हवा मिलता है ना, जिसका मतलब हो गया यहाँ पे तो ऊर्जा का निर्माण हो ही रहा था, साथ साथ किस चीज का निर्माण हो गया? ऊष्मा का। और आप टेंथ में बिल्कुल अच्छे तरीका से पढ़े होंगे कि वैसा विक्रिया जिसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है। कौन सा विक्रिया? ऊष्माक्षेपी। कौन सा विक्रिया? ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है निकलना, शोषी का मतलब होता है ग्रहण करना। वैसा विक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा का निष्कासन होता है, कौन सा विक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी। तो आपसे पूछा जाएगा कि शोषण कैसा विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। शोषण में किस चीज का आवश्यकता होता है? ऑक्सीजन के। इसलिए ये कौन सा प्रक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण के। अब देखिए 2 प्रकार ऊर्जा का निर्माण हुआ और किस चीज का यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया चला? ऊष्माक्षेपी। और देखिए इसमें क्या होता है, यह एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? कैटाबोलिक। सर ये कैटाबोलिक क्या होता है? तो आपको बता देते, एक होता है एनाबोलिक, दूसरा क्या होता है? मेटाबोलिक। इसको कहते हैं अपचय, उपचय,
किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक। किसी भी चीज को तोड़ना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक। किसी भी चीज को जोड़ना क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। दोनों को मिला देंगे, तोड़ना जोड़ना सब साथ साथ, तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं, और एनाबॉलिक को हिंदी में क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो उपापचय। क्या हो जाएगा? उपापचय। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो वो कौन सा प्रक्रिया? कैटाबॉलिक। आपको यहाँ पे समझ जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे माथा खराब हो रहा था आपको, गुरुकुल में हम देख रहे थे। तो कैटाबॉलिक का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को तोड़ना। क्या हो गया? किसी भी चीज को तोड़ना। अच्छा, कैट का नाम सुने हैं? कैट क्या होता है? बिल्ली होता है। बिल्ली क्या करता है? किसी भी चीज को काटेगा, यही ना करेगा? बिल्ली क्या करेगा? किसी चीज को काटेगा, तोड़ेगा, यही करेगा। तो बिल्ली का काम हो गया किसी भी चीज को तोड़ना। तो कैटाबॉलिक का मतलब हो गया किसी भी चीज को तोड़ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपचय। क्या कहते हैं? अपचय। अब दूसरा बात हो गया एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को जोड़ना। दोनों मिला के क्या बन जाता है? मेटाबॉलिक। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताइए, इसमें ग्लूकोज को तोड़ते हैं कि जोड़ते हैं कि मचोड़ते हैं? क्या करते हैं? तो ये कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? कैटाबॉलिक। ये कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? या फिर कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? अपचय हो जाएगा। तो याद रह जाएगा कि किसी भी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक। किसी भी चीज को जोड़ना क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। चेयर का सुता लो, बैठो वहीं पे। तो यहाँ तक आपको दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है शोषण अंग। क्या आता है? शोषण अंग। कुछ जीवों का हम लोग देखिए, हम लोग का मंजिल कहाँ था? शोषण में सबसे बड़ा मंजिल था फेफड़ा। क्या था? फेफड़ा। बहुत बच्चा को लगता है कि शोषण जो होता है ना कहाँ से लेते हैं? नाक से। अंग कौन हो गया? नाक हो गया। अंग कौन हो गया? नाक। ऐसा कुछ भी नहीं होता बाबू। शोषण का जो मुख्य अंग होता है हम लोग का क्या होता है? फेफड़ा। हम लोग का ही क्यों? आप यहाँ पे लिख लीजिए तो स्तनधारी का क्या होता है? लिखना नहीं। स्तनधारी का क्या हो जाएगा? फेफड़ा। स्तनधारी का क्या होता है? फेफड़ा होता है। यदि हम लोग बात करें दूसरा, तो हम लोग ले लेते हैं कीट को। तो कीट का क्या होगा बाबू? कीट का हो जाएगा ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। यदि हम लोग बात करें फिश का, तो फिश का क्या हो जाता है? गिल्स। क्या हो जाता है? गिल्स हो जाता है। यदि हम लोग बात करें किस चीज का बाबू? छिपकली का। किस चीज का? छिपकली। छिपकली किससे लेगा बाबू? छिपकली किससे लेगा? किससे लेगा? यदि हम लोग बात करें किस चीज का बाबू? कुत्ता का। तो कुत्ता किससे लेगा? यदि हम लोग केचुआ का बात करें, केचुआ। केचुआ किससे लेगा? त्वचा से। किससे लेगा? यदि हम लोग मेढक की बात करें तो मेढक किससे लेगा? तीनों चीज से। त्वचा से भी लेगा, गिल से भी लेगा, फेफड़ा से भी लेगा। समझिए इसमें, इस मेढक को, मेढक का 3 अवस्था, मतलब कि मेढक का अवस्था होता है बाबू। किसी भी जानवर, जिस प्रकार से आप बच्चे थे, बच्चे से थोड़ा बड़े हुए, बड़े से आप कुछ दिन के बाद जवान हो जाओगे, उसके बाद शादी ब्याह लगेगा, फिर आप चले जाओगे माँ के। ये बेंगवा जो होता है, अच्छा मेढक को बेंगवा कहते नहीं कहते हैं? तो मेढक जो है ना बेंगवा, बेंगवा जब क्या होता है? जब बच्चा रहता है। जब क्या रहेगा? बच्चा। बच्चा में आप देखिएगा जहाँ पे थोड़ा सा पानी जम जाएगा वहाँ पे करका करका इतना को पुछड़ी वाला डोलते रहता है, नहीं डलते रहता? अरे ढेरी नहीं रहता है। मतलब हम लोग आज नहीं विश्वास है तो ये आगे में नदी है ना, बड़की नदी जाइएगा ना, कहीं पे पानी जमा रहेगा, बातें रहता रहता है, खत्म नहीं रहता तेन को। हम लोग उसको मछली समझते हैं। क्या समझते हैं? मछली। वो छोटका मछली होता है, नहीं होता है। लेकिन वो क्या होता है? बेंगवा होता है। क्या होता है बाबू? बेंगवा। कभी भी आप उसको ला के नाद में रख के 1-2 साल पालिएगा, देखिएगा कि आप लाइएगा मछली के ख्वाब से निकल जाएगा बेंगवा। क्या निकल जाएगा? बेंगवा। तो आप लोग पालना मत। जब बेंगवा बच्चा रहता है तो क्या रहेगा? बच्चा। और मतलब ये मेढक के बचपना को हम लोग टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस दूसरा टेडपोल में किससे लेता है? गिल से। पानी में कौन चीज लेगा? गिल से ना लेगा। अब ये जो त्वचा होता है, मेढक त्वचा से लेता है। कब? जब वो जवान हो जाता है। क्या हो जाएगा? जवान। वो फेफड़ा से कब लेगा? जब वो कहाँ पे रहेगा? जमीन पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? जमीन पे। आप समझिए, जब वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा बिल बना के। कहाँ पे चला जाएगा? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जैसे ही जाएगा तो किससे लेना लगेगा? जमीन के अंदर। तो वो त्वचा से लेगा। क्या किससे लेगा? त्वचा के अंदर। जब मेढक जमीन के अंदर चला जाता है तो त्वचा से। जब बच्चा रहता है तो उसके बचपन को क्या कहते हैं? गिल्स हो जाता है, नहीं हो जाता है। मेढक को क्या किससे लेगा? यदि
बूढ़ा सब हो गया, बाहर में रहना है तो फेफड़ा से। वैसे भी आप देखिएगा ना, आपका भी बचपना का नाम कुछ और होगा, अभी का नाम कुछ और है, नहीं है। बचपन में नाम रहता है गोलू, बाद में उसका नाम बना दिया जाता है आदित्य द्विवेदी, मतलब इस प्रकार से नाम नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। यहाँ तक आपको शोषण अंग पता चल गया। आप किससे लेंगे? अच्छा, बहुत बच्चा को होता है कि सर स्तनधारी क्या होता है? बाबू स्तनधारी सब कोई प्राणी है, जितने भी मानव है या लड़का है लड़की, सब क्या होते हैं? स्तनधारी प्राणी है। बहुत बच्चा को मतलब ये समझ में आता है कि जिसके पास स्तन रहता है वही केवल स्तनधारी है। लड़की के लोग के पास विकसित रहता है, लड़का लोग के विकसित नहीं रहता। जो बच्चा को जन्म देके क्या पिलाना स्टार्ट कर दे? दूध, वो क्या है? स्तनधारी है। लड़का लोग कह रहा होगा सर यहाँ पे भी परिभाषा गलत है, हम लोग तो दूध पिलाते नहीं है ना रे, इस बात रखो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? चलिए फिर से अभी हम लोग लास्ट रिवीजन कर ले। शोषण क्या होता है बाबू? वायु को अंदर लेना, फिर ग्लूकोज को तोड़ना और CO2 को बाहर निकालना, पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। शोषण को हम लोग देखे कि सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में केवल ऊर्जा का निर्माण हो रहा था? नहीं हो रहा था। कहाँ तक जा रहा था? फेफड़े तक नहीं जा रहा था। आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है बाबू, ये आपका फेफड़ा है, क्या है? फेफड़ा। और आप चले गए धुआं वाला इलाका में। कहाँ पे चले गए? धुआं वाला इलाका में। आप वायु की जगह पे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? धुआं। धुआं में क्या रहता है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन को, किसको? हीमोग्लोबिन को जबरदस्ती O2 से शादी कराया जाता है। किससे? वो मतलब अब लड़का है तो शादी तो लड़के से न करेंगे। इसका एक मजबूरी है कि अब जब भी जाएंगे तो हम किसको लेकर आएंगे? ऑक्सीजन माँ को। किसको लेकर आएंगे? लड़की को लेकर जाएगा। तो जब भी जाएगा तो क्या उठा ले आएगा? ऑक्सीजन को। लेकिन एकरा मजबूरी बन जाता है उठाना। इसको ऊपर से दबाव है मस्तिष्क के द्वारा कि तुम जो जाएगा ना तो किसको लेकर आएगा? ऑक्सीजन को। लेकिन इसको रियल में प्यार किससे रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। मतलब कि दिल में कोई और, दिमाग में कोई और डाला जाता नहीं, डाला जाता है। ये इसका मजबूरी है ऑक्सीजन को लेके जाना, लेकिन इसको प्यार किससे रहेगा? तो जब भी आप धुआं वाला इलाका में जाओगे ना, ये दूसरा फटाफट कम करने लगता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तुरंत जाएगा, किसको पकड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को, और खटाक से लेकर चला आएगा आपके कोशिका में। तो बाबू अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से जाना जाएगा? जहरीली गैस। ये जहरीली होता है। क्या होता है बाबू? जहरीली होता है। तो ये जहरीली होने के बाद ये इसको लेकर जाएगा आपके कोशिका में। तो आपके कोशिका में क्या भरना स्टार्ट हो जाएगा? जहर। और दूसरा देखिएगा, धुआं में आदमी औना के मर जाता है। धुआं में आदमी औना के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आप यदि धुआं वाला इलाका में गए हैं तो ज्यादा समय नहीं बिताइएगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? लेके चल जाएगा फिर आपको। आप यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए एक बार में मनुष्य कितना बार सांस लेता है? 1 मिनट में? 1 मिनट में बाबू कितना बार लेगा? 12 से 14 बार। कितना बार? 14 बार। किसी सांस को लेने में कितना सेकंड? केवल और केवल 2 सेकंड। छोड़ने में 3 सेकंड। कितना सेकंड? आप ये मिला दीजिएगा तो कितना सेकंड? 5 सेकंड। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। उस हिसाब से भाग दीजिएगा तो 12 आ जाता नहीं? आ जाता है, अप्रोक्स 12 आ जाता है। लेकिन कौन ऐसे करके सांस लेता है? कोई लेता है? नहीं, सब एक लेता है तुरंत छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। हम कभी बढ़ हो जाता होगा तुम लोग का, नहीं बढ़ता था। यहाँ तक आपको दिक्कत है? नहीं। अधिक मानव की बात करें तो एक बार में वो ले सकता है 500 ml। कितना ले सकता है? 500 ml। लेकिन लंग्स का लेने का कैपेसिटी कितना है? 6000 ml। कितना है? 6000 ml। आप देखिए, आप सांस लीजिए तो आप ऐसे लेते हैं, छोड़ देते सिंपल में, ऐसा न करते हैं। कौन ऐसे करके कस के खींचता है, धीरे धीरे छोड़ता है? कोई छोड़ता है? रामदेव बाबा ने डोंट यूज बाबा वर्ड। अरे रामदेव बिजनेसमैन है यार, वो क्या है? बिजनेसमैन। वो बाबा नहीं है। वो छोटा पहले कहता था कि न लड़का को जींस पहनना चाहिए, न लड़की को जींस पहनना चाहिए। बाद में क्या किया? जींस का ब्रांड बना दिया। अब फिर वो उन्होंने क्या बोला कि एक बार हम गए थे कहीं पे भाषण दे रहे, तो वहाँ पे एक लड़का फट्टल जींस पहन रहा था। हम बोले कि तुम बाबू तुमको रुपया नहीं तो हम दे देते रुपया। आज रामदेव बाबा बोल रहा है कि तुमको रुपया नहीं है तो हम दे देते रुपया, तुम जाके एक नया जींस खरीद लो। तो उस चटमल वहाँ पे बोल दिया फट्टल जींस को। आज देखिएगा उसका वीडियो, तो आप वो बोलेगा कि मेरे ही आप पतंजलि ब्रांड में क्या मिलने लगा? फटा भी जींस, एक्सीडेंटल जींस मिलने लगा। अब बताओ यार, क्या मतलब वो बाबा है? किसी एंगल से बाबा लग रहा है? खुद विरोध किया फटा हुआ जींस का, फिर एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने जींस को पहनना किया था कि जींस को नहीं पहनिए, लुंगी को पहनिए। अब बताओ, जींस नहीं पहनेगा तो हम लोग का विद्यार्थी लुंगी पहन के यहाँ आएगा पढ़ने के लिए? अच्छा लगेगा? तनिए को वही ना। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब एक चीज तो छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए लास्ट में? कि सब चीज तो सही था, हम लोग सांस तो लिए लेकिन छोड़ने में विनिमय नहीं किए। क्या नहीं किए? विनिमय। तो हम लोग के शोषण में मुख्य रूप से क्या होता है? गैस का विनिमय होता है। क्या होता है? गैस का विनिमय।
अच्छा विनिमय क्या होता है? एक वस्तु लेके दूसरा वस्तु थमा देंगे तो क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? विनिमय कहेंगे। जिस प्रकार से आप जाते हैं बर्फ को मकई वाला, मतलब बर्फ वाला को मकई दे देते, बर्फ उठा के लेके चले आते, इसको भी क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। अरे वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थशास्त्र में पढ़े होगे तुम? नहीं पढ़े होगे कि वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। आप जाते हैं कि मतलब कि पहले अब तो कोई नहीं करता है तो गैस का विनिमय होगा। गैस में विनिमय में हम लोग श्वासोच्छ्वास में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? श्वासोच्छ्वास में। श्वासोच्छ्वास के कितने भाग थे? उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के दो भाग। एगो कौन सा भाग था बाबू? श्वासो, और दूसरा क्या था? उच्छ्वास था। एगो को हम लोग कहते थे निशोषण, एगो को कहते थे निशोषण कहते थे। अब इसमें दोनों में देखते हैं वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन? 68%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? अब हम लोग छोड़ेंगे नाइट्रोजन का यूज, हम लोग नहीं करते शरीर में, तो जितना लिए थे उतना छोड़ देंगे। ये जो हो जाएगा कितना परसेंट? ये कितना परसेंट? 4%। इसमें जो है ना 4% का विनिमय हुआ। कितना परसेंट का विनिमय हुआ? और इसमें 100 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुआ। 100 गुना से भी ज्यादा नहीं हो गया? अरे 0.03 को गुना कीजिएगा 103 आएगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो मतलब 100 गुना से भी ज्यादा। तो आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन लेते हैं हम कितना परसेंट? 21%। छोड़ते कितना है? तो बाबू जब भी देखिएगा, अब रंजन सर जी है, ये है, आप उससे पूछ लीजिएगा, जब उसके ऑक्सीजन सिलेंडर आए होंगे, केवल कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो केवल ऑक्सीजन नहीं डाला जाता। क्या नहीं डाला जाएगा? ऑक्सीजन। आपको पता है कि सबसे हल्की गैस कौन होता है? हीलियम होता है ना। अब वायुमंडल में सब गैस रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, तो हम लोग कोई एक चीज को लेने का मन नहीं है, एक चीज कभी भी नहीं ले सकते। जैसे कि आप घी खाने का आपका आदत होता है, क्या करेंगे हम? एक बाल्टी घी एक बार थोड़ा पिला देंगे तो क्या होगा? तुम्हारा बाथरूम जाते जाते दिन खराब हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस में भी क्या होता है? ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ एक्स्ट्रा गैस N2 भी भर दिया जाता है, या फिर हीलियम भर दिया जाएगा। क्यों भरा जाता है हीलियम? क्योंकि मेरे फेफड़ा को आदत नहीं है केवल ऑक्सीजन लेने का, केवल ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है। इसी से बचने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में या तो हीलियम भर देगा या तो नाइट्रोजन भर देगा। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इस प्रकार से होता है। आगे चलते हैं हम, आपसे पूछा जाएगा कि बाबू सबसे ज्यादा ऊर्जा ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण, दो चीज समझिए। यदि ऑक्सीजन का अनुपात कमी हुआ, ऑक्सीजन के क्या हो गया शरीर में? कमी, तो मांसपेशी में बन जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाएगा? ऑक्सीजन के कमी के कारण मांसपेशी में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूसरा जो दौड़ता है ना, उसके कष्ट कहा जाता है, उसके मांसपेशी में दर्द हो रहा है। हम भी दौड़ते थे, रियल बात है कि आप भी जाओगे 2 दिन बालू पे दौड़ने के लिए जाना, औकात पता चल जाएगा। किसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल का बनना, किसे कहते हैं मांसपेशी का दर्द करना, इतना दर्द करता है। तो आप वहाँ जब जाओगे ना, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो रही होगी? कमी। और आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत कहाँ पे है? पैर में। और दूसरा आ रहा था सबसे पहले आता है कहाँ पे? पेट में। वहाँ जाएगा तब ना ऊर्जा का निर्माण होगा। कितने मतलब कि हम लोग के शरीर में ऊर्जा का ट्रांसप्लांट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या बनाया गया है? तो क्या बनाया? गोल्जी भट्टी बनाया गया। अब लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहा था, इतना स्पीड से हम लोग दौड़ रहे होते हैं, तो हम लोग के शरीर में क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। किसके कमी के कारण? ऑक्सीजन के कमी का। यदि ऑक्सीजन के एक रत्ती भी नहीं है और ग्लूकोज टूट गया, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में क्या हो गया? ग्लूकोज टूट गया, तब बन जाता है बाबू एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। और ये बनता है केवल और केवल ईस्ट में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ईस्ट में। प्रक्रिया पूछा जाएगा तो किण्वन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के द्वारा शराब का भी निर्माण किया जाता है। किस चीज का? शराब का भी निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया के द्वारा शराब का तो निर्माण किया जाता है, महुआ भी किया जाएगा। महुआ जो होता है ज्यादा खतरनाक होगा। सबसे खतरनाक कौन होगा? महुआ। महुआ में जो है ना 50% एल्कोहल पाया जाता है। कितना परसेंट? 50%, जो कि आदमी के उठने नहीं देता, उठा देता है। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा बाबू ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में अंतर। बाबू ऑक्सीशोषण कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अनऑक्सीशोषण कब होगा? ऑक्सीशोषण में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीशोषण कहाँ पे होता है? अनऑक्सीशोषण कहाँ होगा? जीवदर में। ऑक्सीशोषण में ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, अनऑक्सीशोषण में कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण में हम लोग देखें कि कितना एटीपी बन रहा था? 38 एटीपी बन रहा था। इसमें कितना 2 पायरोविक अम्ल और 2 एटीपी बन रहा था। इतना ही ना। आज से पूछा जाएगा बाबू श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए, श्वसन और श्वास। ये तो चित्र बनाना ही पड़ेगा आपको। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन का हम लोग देखेंगे और श्वासोच्छ्वास में देखेंगे। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा श्वसन में? श्वसन किसे कहेंगे? वायु को अंदर लेना, ग्लूकोज को तोड़ना और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये फेफड़ा तक होता है, ये कोशिका तक होगा। फेफड़ा तक होता है, ये श्वासोच्छ्वास कहाँ तक होगा? फेफड़ा तक। और वो कहाँ तक होता है? कोशिका तक होता है। आगे बढ़े हम लोग कि इसमें श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का निर्माण होगा,
नहीं होगा। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि ये फेफड़े तक होता है और श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। श्वासोच्छ्वास में हम लोग क्या देखे कि इसमें सांस ये आपका क्या कहते हैं, ये श्वासोच्छ्वास में क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%, 78 कैसे 21%, और छोड़ेंगे कितना परसेंट, 17%। इसमें मतलब कि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, गैस का विनिमय नहीं होता है, जबकि श्वसन में क्या होता है, गैस का विनिमय होता है। बस इतना अंतर लिखोगे, आपका 3 नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब आपको एटीपी को क्या कहा गया है बाबू, एटीपी को कहा गया है कि हम लोग के शरीर का ऊर्जा करेंसी। जिस प्रकार से आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके लिए पैसा की जरूरत होती है, हम कोई भी काम करेंगे तो हम लोग के लिए क्या किस चीज की जरूरत होगी, ऊर्जा का। तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा पैसा के रूप में क्या रहता है, एटीपी रहता है। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी का या शरीर का करेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे, सर करेंसी कहेंगे, ऊर्जा का करेंसी कहेंगे। और कोई दिक्कत, इंटरवल ले जा सकते हैं।